नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं। राजस्थान की राजनीति में अब विधानसभा चुनाव की गूंज खत्म होने के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार राज्य के मुद्दों पर ध्यान देने से ज्यादा केंद्र सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने पर फोकस कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी जो है, उनके पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत की तरफ से ये एक तंज भी कसा गया है कि हमें कहते थे बार बार दिल्ली जाते हैं, अब मुख्यमंत्री और पूरी सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है। इस छींटाकसी, इस तंज, इस आरोप के बाद सवाल मुख्यमंत्री जो पूर्व हैं अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी उन पर यह है कि वो एक व्यक्ति का नाम तय नहीं कर पा रहे, तो वो किस एक नैतिक आधार जो है वो खत्म हो जाता है। बहरहाल इस विवाद में पड़ने से ज्यादा इस वक्त लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी जिस तरह से मैराथन बैठकें कर रही है, कांग्रेस में भी तैयारी तेज हो गई है। तो किसकी तैयारी में कितना दम है और ये जो रणनीति इस वक्त बन रही है, उससे राजस्थान की कैसी तस्वीर नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के जैसे जैसे माहौल बनना शुरू हो, उससे पहले आज अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पंकज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, अटल खंडेलवाल बीजेपी से, महेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्याम सुंदर शर्मा जी और राजीव तिवारी जी कुछ ही देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। तो अटल खंडेलवाल जी, बीजेपी की तैयारी, कल की बैठक, आज भी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी जिलों से आए हुए पदाधिकारी बैठक में शामिल हो रहे हैं। क्या तैयारी का स्वरूप हो रहा है, किस तरह से लोकसभा के मैदान में जाना है? देखिए मीना जी, हमारी तैयारियां लोकसभा के लिए बड़ी तेजी से हमने बढ़ा दी है आगे। और लोकसभा में जाने का भी बिल्कुल तय कर दिया है कि जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं वो योजनाएं वहां तक जाए और योजनाओं का जो बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता है उसको लाभ मिले। और ये बकायदा हम हमारी पूरी टीम के साथ ये है कि भाई किनको लाभ मिला और किन कौन लोग हैं जो अब तक वंचित हैं और वो क्या कारण है जिसकी वजह से वो वंचित है वो देखा जाए। यही सब करते हुए हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बात है कि भी हमारी मैराथन बैठ के हमारे जितने भी जो पदाधिकारी हैं केंद्र से और राज्य से वो बैठ रहे हैं। किस तरीके की रणनीति हो, कौन सी जगह है जहां बूथ लेवल थोड़ा कमजोर है तो उसको ठीक किया जाए, कहाँ क्या विवाद है, कहाँ कहाँ संवाद है, किस तरीके से संवाद इस्टेब्लिश, ये सारा कुछ हमने एनालिटिकल होकर के और जानने की कोशिश की। हमारे जो लीडर्स हैं वो एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं और क्या रणनीति होनी चाहिए कि ये 25 सीटें हम जीतें और हमारी कौन सी स्ट्रेंथ है, कहाँ कमियां है, वही सारी चर्चाएं हैं। कल हमारे केंद्र और राज्य के जो जितने भी पदाधिकारी थे उनकी बैठक हुई। आज हमारे जिला स्तर के और हमारे जितने भी बोर्ड और प्रकोष्ठ हैं उनके जो अध्यक्ष हैं उनकी बैठक हुई। तो उस सब में यही है कि भाई जितनी भी योजनाएं हैं वो अंतिम छोर तक पहुंचे, क्योंकि आज की तारीख में भारत विकसित देश की श्रेणी में हमने मन बना लिया है कि हम विकसित देश की तरफ आगे बढ़े। किस तरीके से विकासशील से विकसित की ओर आगे बढ़ना है। इकोनॉमिकली हम बढ़ रहे हैं, रोजगार वाइज भी हम बढ़ रहे हैं। किस तरीके से वो अंतिम छोर तक के व्यक्ति को उसका लाभ मिले, उसको घर मिले, उसको उज्ज्वला से लाभ मिले, उसको किसान है तो उसको पीएम निधि मिले, नहीं मिल रही तो क्या कारण है, उसको अच्छा संवर्धित बीज मिले, खाद मिले। तो ये सारी योजनाएं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में कहीं कोई कमी है तो क्या कारण है उसके, कहीं प्रशासनिक दिक्कत है तो वो बताई जाए, अगर वहां सॉल्यूशन हो सकता है तो वो बताया जाए। तो ये सारी मैराथन कर करके और हम हर व्यक्ति के साथ समुचित एक दूसरे के साथ वो संवाद बनाने की स्थिति पैदा कर रहे हैं और भारत को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। जी, जिला स्तर पर, बूथ स्तर पर बैठकों का सिलसिला बीजेपी में शुरू हो चुका है, दिख भी रहा है। लेकिन एक बात तो ये है अटल खंडेलवाल जी
कि ये जो मैराथन बैठकें हैं इसमें वन वे चल रहा है कि टू वे है? सुनी भी जा रही है निचले स्तर से या सिर्फ सुनाई जा रही है ऊपर से? देखिए, जब मैं संवाद कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो मीना जी फिर वो वन वे कैसे हो सकता है? कम्युनिकेशन का मतलब ही टू वे होता है कि जब संवाद हो रहा है और जब एक मतलब संवाद कभी भी वन वे होता ही नहीं है, वो टू वे ही होता है। तो हमारे यहाँ पर इस तरीके का वो है कि इस तरीके की हम लोगों की प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसमें हमारा टू वे संवाद होता है। अगर वन वे संवाद होगा तो कभी भी नहीं सुना जाएगा और न समझा जाएगा, फिर तो केवल एक जना बोलेगा और दूसरा जना सिर हिलाएगा। और ये कयास भाई ये कयास आप ऐसे समझिए कि बाहरी दुनिया कुछ भी कयास लगा ले, लेकिन आप जब डिसिप्लिनरी होके काम करते हैं ना, तो दूसरे को लगता है कि ये डिसिप्लिनरी वे इसलिए कर रहे हैं कि सामने वाला हाँ ही में जवाब दे रहा है। ऐसा कभी होता ही नहीं है। ऐसा होता है तो फिर ऑटोक्रेटिक वे में क्या था? तो हमारा ये ऑटोक्रेटिक वे है ही नहीं, डेमोक्रेटिक वे है जिसमें हम संवाद भी करते हैं, कंप्लेन भी करते हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। और हमारा अंतिम लक्ष्य है कि इस भारत का मान सम्मान, नैतिकता और जो खोई हुई प्रतिष्ठा है वो वापस मिले। और वो बिना लोगों के साथ आगे बढ़ने के बिना हो ही नहीं सकता। लोग हमारे साथ इस सब को समझेंगे तो ही ये संभव है। अकेले हमारे एक बात बताइए कि लाख 2 लाख लोग हैं, कार्यकर्ता है, अगर वो इस तरीके से बहुत बढ़िया हो जाएंगे तो हो जाएगा क्या पूरा देश? नहीं होगा। जो आज ये देश की इकोनॉमिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन संवाद स्थापित किया जा रहा है बीजेपी में। पंकज शर्मा जी, आपके यहाँ क्या चल रहा है? बैठकों में दिल्ली में भी हो रही है, जयपुर में भी हो रही है, लेकिन स्वरूप क्या है? किस तरह से पार्टी जो है वो रणनीति बना रही है लोकसभा चुनाव की? क्योंकि राज्यसभा की हार के बाद एक मोराल अपने आप में जो है वो काफी पार्टी का डाउन हो सकता है। जी डेफिनेटली हमारी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है लगातार मीटिंग्स उनकी हो रही है। हम लोगों ने जो प्रदेश स्तर की सारे प्रदेशों की मीटिंग्स बुलाई हैं, इसके बाद हमारे अध्यक्ष जी खड़गे साहब ने उनसे सबकी मीटिंग ली है, प्रभारियों के साथ मीटिंग ली है और जो CWC है उसकी मीटिंग भी हुई है। और उसके बाद जो हमारे इंडिया अलायंस के साथी हैं उनसे भी लगातार सीट शेयरिंग पे बात चल रही है। इवन थोड़ी देर बाद आपके पास एक न्यूज भी होगी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का लगभग जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है वो ऑलमोस्ट फिक्स हो चुका है। और भी जो स्टेट्स हैं, समाजवादी पार्टी है या अदर स्टेट्स में जो पार्टियां हैं, RJD है, JDU है, उन सब पे लगातार बात चल रही है। बहुत जल्दी लगभग 4-5 दिन में सीट शेयरिंग का फार्मूला फिक्स हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि कल से हमारी न्याय यात्रा भी मणिपुर से स्टार्ट होने वाली है, सभी नेतृत्व के लोग वहां पे भी गए हैं और वहां से जो 6000 किलोमीटर वाली यात्रा होने वाली है, जो मुद्दों को ध्यान में रखकर हम लेकर आ रहे हैं, भले जो राजनीतिक सहिष्णुता की बात हो, आर्थिक असमानता की बात हो, सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक लंबी यात्रा हम लोग कर रहे हैं। 20 मार्च तक हमारी ये यात्रा चलेगी। कोशिश करेंगे राहुल जी क्योंकि उस पर यात्रा को लीड कर रहे हैं, जो जनता के जो आखिरी कतार में बैठे हुए गरीब व्यक्ति है, जो विक्टिम है, उनके जो भी मुद्दे हैं, क्योंकि मणिपुर एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर पिछले 3 महीने से बहुत अलग तरीके का माहौल है। वहां पर अभी भी पिछले कुछ दिनों में 8 से ज्यादा लोगों की मौत वहां पर हुई है। तो जो मरहम जो प्रधानमंत्री को वहां लगाना चाहिए था वो प्रधानमंत्री ने तो नहीं लगाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी वहां गए हैं और लोगों से मिलेंगे, संवाद कायम करेंगे। तो हमारी तो जो कोशिश है वो ये कि आखिरी कतार में बैठे हुए लोगों से संपर्क करें, कम्युनिकेशन करें, उनकी जो पीड़ा है उनको सुने, समझे। तो जो हम जितना लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति क्या है विधानसभा में हार के बाद? ये पार्टी की रणनीति जनता के बीच में जाना है और वही हमारे नेता काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता से कनेक्ट करना ही हमारी रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा है। जी, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के मुद्दों को सुन रहे हैं, जनता क्या चाहती है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। पंकज शर्मा जी की बात को अगर मैं समझूं तो महेश शर्मा जी, बीजेपी और कांग्रेस राजस्थान में किसी और दल के लिए कितनी संभावना है? जिस तरह से पंकज शर्मा जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ एसोसिएशन, लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस का किस सीट पर कहां कितना जो है वो समीकरण बैठते हैं या एक तरह से सेटलमेंट होता है, लेकिन राजस्थान में तो इसकी संभावना आप कितने प्रतिशत देखते हैं? मैं जहां तक है राजस्थान में संभावना में जो दिख रही है
तो तीसरे मोर्चे की कोई संभावना तो पहले भी नहीं थी, और नहीं मतलब जो आगे भी इसमें कोई सीट शेयरिंग वाला कोई मामला हो, क्योंकि कांग्रेस इतनी प्रभावशाली है कि लगभग सभी जगह पे उसका दखल है। बीजेपी का भी अच्छा दखल है। बीच में ये लोकतांत्रिक पार्टी, ये आरएलपी और बीपीटी जो हैं, ये जो है ये एक नई मतलब रूप में उभरी हैं, लेकिन इनका मतलब नेटवर्क सिर्फ वहां तक ही है जो कुछ सीटों तक ही है या कुछ जिलों तक ही ये सीमित है। और दूसरी जो है सीटें, तो अब इसमें कंप्रोमाइज वाली क्या स्थिति बनती है, ये एनडीए की जो बैठक चल रही है दिल्ली के अंदर, तो कांग्रेस तो इस मूड में है अभी, और बीजेपी का है ज्यादा से ज्यादा अगर कहीं से समझौता भी होता है, आरएलपी क्योंकि इनकी अभी इसके कॉन्फिडेंस में नहीं है, तो शायद इस बार मतलब क्या था, सभी 25 सीटों पे बीजेपी तो तैयार है, क्योंकि उनको ये मालूम हो गया है कि मोदी जी की जो घोषणाएं हैं या उनके जो गारंटीज हैं, उसके आधार पे हमारे को जो सब बिना किसी दूसरे क्षेत्रीय क्षेत्र के हम मतलब चुनाव जीते हैं, तो वो ये एक वो अपनी सरप्लस मान रहे हैं इस चीज को कि हमारी जीत निश्चित सी है, और ये दावा भी कर रहे हैं और उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। जैसा कि है कि ये जिला स्तर पे आ गई, या पहले मतलब क्या कहते हैं उसमें कल जो थी वो राज्य स्तर की थी, तो ये अपनी चुनावी मूड में आगे हैं। और जो घोषणाएं जो चुनाव दौरान जो की गई थी, वो उन्होंने आते ही पहले घोषणा की है, जैसे पेपर लीक का मामला हो या जैसे भी हो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस बार जो टक्कर को सामान्य नहीं है, बल्कि अच्छी मजबूत टक्कर देगी कांग्रेस यहाँ पे। लेकिन अगर कोई एक आध कोई सीट पे इधर उधर हो जाए तो बात अलग है। बाकी इंडिया की कोई मतलब ऐसी टीम नहीं है जो यहाँ मतलब आकर के कुछ 25 में से 10 सीटों पे ऑलरेडी या और कोई संभावना हो। जी, तो एक तो संभावना कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के साथ सीट समीकरण की हुई, सीटों के बंटवारे की हुई। दूसरी संभावना बीजेपी की 25 सीट इस वक्त है, और इस वक्त नहीं है, पिछले चुनाव में लोकसभा में भी 25 थी, तो 2 बार से जो 25 लोकसभा की सीट है उन्हें बचाए रखना श्याम सुंदर शर्मा जी बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, चैलेंज है। विधानसभा चुनाव में मैंडेट उतना बड़ा नहीं है, हालांकि पिछली बार के विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में नतीजे एकदम अलग आए थे, इसलिए विवाद का विषय नहीं है। सवाल ये है कि राम मंदिर मुद्दे को इस वक्त जिस तरह से ग्लैमराइज किया जा रहा है, या यूं कहना चाहिए पार्टी इस देश में एक लहर लाने का जो प्रयास कर रही है, इस लहर में कितनी कामयाबी बीजेपी की आप देखते हैं श्याम सुंदर शर्मा जी? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जो कुछ करना होता है कर रही है, लेकिन राम मंदिर के सहारे अगर जीत जाएंगे तो फिर मोदी का नाम गायब हो जाएगा। राम जी के नाम से जीतेंगे या मोदी जी के नाम से जीतेंगे, फैसला भाजपा को करना, मोदी जी के सहारे चलेंगे। देखिए, जिस तरह से देखिएगा तैयारियां कांग्रेस ने तेजी से कर दी थी, कमेटियों का गठन कर दिया था, अलायंस को लेकर के जो बातचीत होनी चाहिए, जो सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में एक विवाद सामने आ रहा है। अशोक गहलोत तो चाहते हैं कि अलायंस हो जाए राजस्थान में भी, और 5 सीटों को लेकर के विवाद, 5 सीटों को, 3 सीटें तो करीब करीब तय होने की बात आ रही है कि देखिएगा कि गंगानगर में 1 सीट आप पार्टी मांग रही है कि गंगानगर हमको दे दो, क्योंकि पंजाब से लगता हुआ इलाका है। भरतपुर राष्ट्रीय देखिएगा कि लोकदल जो हैं, जो 1 सीट जीते भी हैं, जिनके अलायंस में गई थी, 199 से जो हुई थी, तो 1 सीट अलायंस में दे दी थी, चाहे सचिन पायलट विरोध करने के बाद भी दे दी थी और जीत के भी आए। तो एक भरतपुर वाली सीट वो मांग रहे हैं। इसके अलावा देखिए, सीकर, चूरू या कुछ झुंझुनू में से कौन सी सीट सीपीआई को देके माकपा को देंगे, ये उनकी भी डिमांड चल रही कि हमको भी सीट मिल जाए। तो जिस प्रकार से जो चीजें हैं कि ये बात सही कि वोटों कटने नहीं, इंडिया अलायंस का एक ही व्यक्ति खड़ा हो तो भाजपा को चुनौती दी जा सकती है। ऐसा नहीं कि भाजपा
सोचेगी कि मैं तो हमेशा ही 25 जीतूंगी और जीतते आई हूँ, क्योंकि आपने 115 जीती हैं और 115 जीतने के बाद आपको 20% वोट परसेंटेज बढ़ाना है। और उस आधार पर किस आधार पर बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, क्योंकि आप जो जनता को, मोदी जी ने कहा था कि हम पहली कैबिनेट की बैठक होगी तो हम जो 12 रुपए अशोक गहलोत की सरकार जेब काटने का काम कर रही है, हम उनको जेब भरने का काम करेंगे, क्योंकि कैबिनेट की पहली बैठक हुई नहीं है। वो देरी से करने का कारण भी है कि दिल्ली जब तक परमिशन नहीं देगा तो हम 12 रुपए पेट्रोल में कैसे कम करेंगे। एक है, चुनौतियां हैं अलग तरह की, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है। 19 तारीख से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है और राज्यपाल का जब अभिभाषण आएगा तो भाजपा की कार्यशैली किस प्रकार की है और किस प्रकार की रहने वाली है, ये आईना उसमें दिखाने का प्रयास करेंगे निश्चित तौर पर। अब देखिए, बार बार जिस तरह से राजनीति में जो हो रहा है, ऐसी बात नहीं होना चाहिए, जब हो रहा है। अब मुख्यमंत्री जी कोई काम कर रहे तो करना चाहिए, मुख्यमंत्री बनाया इसलिए आपको, लेकिन जिस प्रकार के फैसले करने के बाद धरातल पे उतरने चाहिए वो नहीं उतर पा रहे हैं। अब देखिए, क्या प्रधानमंत्री की संकल्प यात्रा चल रही है, अब आप भी रजिस्ट्रेशन करके लाभ देना चाहते हो, आप भी सीधे तौर पे लाभ देना नहीं चाहते। बार बार ये जो कहा जा रहा था, कांग्रेस पे आरोप लगाती थी भाजपा कि रजिस्ट्रेशन करके ही लाभ देते हैं, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करके लाभ दे रहे हो। भाई, आपने तो 1 जनवरी से जब उज्ज्वला और बीपीएल को 450 का सिलेंडर देने का वादा किया, देना शुरू करो, क्योंकि आपके पास सारी चीजें हैं। अगर आप राशन कार्ड है नहीं, लोगों के पास राशन कार्ड बन नहीं रहे तो उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। तो भाजपा धरातल पे देख पाने की स्थिति में है नहीं है, उसको देखना पड़ेगा। संकल्प यात्रा के दौरान जिस प्रकार से चीजें उठ करके सामने आ रही है, क्या भाजपा के कार्यकर्ता नेता वहां तक पहुंच करके जो लाभ कांग्रेस नहीं दिला पा रही थी, ये दिला पा रहे हैं कि नहीं दिला पा रहे हैं। ये बात सही कि फोटोजनक स्थितियां देख ली थी, कभी मुख्यमंत्री जी, कभी कोई एक आध उज्ज्वला वाले को और उसको देख करके दिखाते हैं। हाँ भैया, आप कम से कम तय करो, इतने लाख थे तो हमने सबको उज्ज्वला वालों को दे दिया क्या लाभ, इसलिए आपको बड़ी अब राशन कार्ड बन नहीं रहे, लाभ आप दे नहीं सकते। आयुष्मान योजना को लागू किया नहीं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बंद कगार की स्थिति पे आ गई, तो आप करना क्या चाहते हो। इसलिए दिखेगा कि बहुत सारी चीजें सत्ता का परिवर्तन के साथ परिवर्तन होता है बहुत सारी चीजों को, लेकिन जो लाभ आम व्यक्ति को मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, तो कहीं लोकसभा के चुनाव में आपका विपरीत परिणाम नहीं दे दे वो। इसलिए आपको निश्चित तौर पर ये तय करना पड़ेगा। अटल खंडेलवाल जी 1 जनवरी से कितने लोगों को गैस सब्सिडी दी जा रही है, इसका आंकड़ा तो सरकार के पास जरूर होगा ही, तो ये जरूर आप साझा करिएगा। राजीव तिवारी जी, लोकसभा की जंग बिछ चुकी है, मैदान सज चुका है, तैनात जो होने वाले सेनापति हैं, सिपाही हैं, वो लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं कि कहां से किसकी किस्मत खुल जाए। बिल्कुल, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है, मुश्किल से 3.5-4 महीने, अप्रैल में या मई फर्स्ट वीक तक चुनाव हो जाएंगे। और बीजेपी की तो कोशिश है, प्रधानमंत्री की भी कोशिश है कि और थोड़ा सा जल्दी अगर हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से सीबीएसई और वो चुनाव अपने जो परीक्षाएं हैं उनको अर्ली कराने की जो बात चल रही है, तो उससे लगता है कि ये जो पूरा ये अभी सीन बन रहा है राम जन्मभूमि वाला, राम मंदिर वाला, तो उसको कहीं ना कहीं आप देखिए कि आज आप कोई भी चैनल खोल के देख लीजिए, इसके अलावा कोई समाचार ही नहीं है। तो अब इन्होंने यहाँ पे भी तैयारियां सब जगह शुरू हो गई हैं, और कांग्रेस ने भी, बीजेपी ने भी अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अपने नेताओं को काम पे लगा दिया है, रोज मीटिंगें भी हो रही हैं, और लोग इस प्रयास में भी हैं कि अब जैसे विधानसभा में बहुत सारे लोगों को बिल्ली के भाग का जो छीका टूटता है, उस हिसाब से लगे हुए हैं कि अब हमको भी कोई कहीं ना कहीं से टिकट मिल जाए और इस लहर में हम भी कहीं ना कहीं जीत जाएं। और श्याम सुंदर जी भी बहुत सही कह रहे थे कि जब तक ये योजनाओं का लाभ सुनिश्चित नहीं करेंगे लोगों को, तब तक मुश्किल होगा, क्योंकि कांग्रेस या विपक्ष के पास खोने को यहाँ कुछ भी नहीं है। और बीजेपी के लिए चुनौती है कि उसको अपनी हैट्रिक बनानी है 25 सीट वाली, तो वो बहुत बड़ी चुनौती है। और विपक्ष और कांग्रेस के पास तो यह है कि जितना वो सीटें अगर लेते हैं, जीतते हैं, उतना बड़ा गेन होगा उनके लिए, उतना उनको लोकसभा और राज्यसभा में जो स्थितियां हैं उनको चेंज करने में, और जो अभी
विपक्ष की अनुपस्थिति में बहुत सारे विधेयक पास हो रहे हैं, उन सब में उनको बड़ा फायदा होगा उस चीज को, उसका विरोध करने में या उसमें संशोधन लाने में या उसके और जो दूसरी चीजें हैं उन सब में बड़ा वो होगा। तो मोदी जी को और बीजेपी को ये पूरा इस समय इसी पे ध्यान देना चाहिए कि जो भी घोषणाएं विधानसभा चुनाव में की गई हैं वो अगर पूरी तरह से लागू ना हो तो भी उसका लोगों पर ये संदेश जाना चाहिए कि नहीं, हाँ काम हो रहा है जी। अभी तो कुछ ऐसा काम सिर्फ यात्राओं का काम चल रहा है, रोज कहीं ना कहीं जाके मेल मिलाप चल रहा है, यात्राएं चल रही हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं बस। और देश के प्रधानमंत्री 2 बार आ गए हैं। अगर पिछले 1 महीने में सरकार के काम को देखें तो एसआईटी का गठन और साथ ही गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने की घोषणा। सवाल ये है अटल खंडेलवाल जी कि कितना डाटा जो है वो आप जनता के सामने साझा करें कि इतने लोगों को जनवरी के महीने में गैस सब्सिडी प्रदान की गई है। ये बहुत इजी है, बहुत आसान है, तो उससे एक ऑडिट हो जाएगी, पता चल जाएगा लोगों को। और दूसरी बात जो राजीव तिवारी जी ने कही है, राम मंदिर का मुद्दा जो है वो चुनाव में बीजेपी के लिए लाभदायक होगा, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सभी इस बात को स्वीकार करेंगे। तो क्या इस माहौल की वजह से चुनाव जल्दी भी हो सकते हैं अटल जी? देखिए मीना जी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक आज बड़ी अच्छी लाइन पत्रिका में आई थी कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा हर कोई, हर ता पर कृपा करे सब कोई। माने कि हाँ, है ना, कि जिस पे राम की कृपा होगी उस पे कृपा सब करेंगे। ऐसा ही सारा पैनल भी यही देख रहा है। तो हमारा तो पहले से भी ये कहना था, अभी भी कहना है, और हमारे जो संकल्प पत्र था उसमें भी, अगर आप केंद्र का पिछली बार मतलब जब से शुरू हुआ है भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ में, तो भी हमने यही कहा था कि हमारे आराध्य और भारत के आराध्य, मैं तो इसको यूं कहूंगा, इस हिंदू संस्कृति के आराध्य, उसका एक स्थान सुनिश्चित होना था और उस पे इतना वर्ष लगने ही नहीं चाहिए थे। और ये बहुत बहुत एक तरीके से नैतिकता, संस्कृति, विरासत की बात है कि हमको एक पूजनीय स्थल मिलने जा रहा है 22 जनवरी को, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब उस पे कृपा अगर जनता कर रही है, जो बनाने वाले हैं, जो इसके अंदर आहूत हुए हैं, जो लोग इसके लिए लगे हैं उस संस्कृति को बचाने के लिए, तो इसको बार बार रिपीट करना, रिपीट तो रोज बीजेपी कर रही है अटल जी। जी राजीव जी कुछ बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ रिपीट तो रोज बीजेपी कर रही है इसको, और जो तथाकथित जो चैनल्स हैं वो कर रहे हैं, वहाँ 1 मिनट का फुर्सत नहीं मिल रही किसी को इस पूरे उसको। भाई पूरे देश के क्या, पूरे विश्व के आराध्य हैं, जहाँ जहाँ भारतीय हैं उन सबके आराध्य श्री राम जी हैं, इसमें तो किसी को कोई इनकार है ही नहीं। हम सब, आप भी, श्याम सुंदर जी, महेश जी, पंकज जी और अटल जी, सब सुबह शाम भगवान राम को याद करते हैं, भगवान राम का नाम लिए बिना कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा लगता है जी। क्या चीज ज्यादा लगती है? आप एक बात बताइए। क्या, मैं वापस आ जाता हूँ, सॉरी, थोड़ा इंटरनेट में थोड़ा डिस्ट्रक्शन हो गया होगा। मैं ये कह रहा हूं कि राम अगर ये आराध्य देव का मंदिर बनना है और इसके लिए हम लोगों ने एफर्ट्स किए हैं, और आज जब बारी मंदिर बनने की आई है, तो ये बार बार रिपीट करना कि उसको लेकर के और लोग आपको वोट देंगे, तो इसमें हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? और लोगों की चाहत तो आप लोगों, भाई, और दूसरी पार्टियां इंडिया बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, इनको पहचानना चाहिए था ना कि जनता क्या चाहती है। रही बात ये उज्ज्वला योजना की, तो देखिए बीपीएल पर अभी 1 जनवरी से ही 60 लाख घरों में ये चला जाएगा। 60 लाख हाउसेस के लगभग
उज्ज्वला योजना में 450 रुपए में सिलेंडर मिलना चालू हो जाएगा। तो आप देखिए कि भाई 70 लाख लोगों को, किसानों को यहाँ पर किसान निधि मिलती है। धीरे धीरे जितने भी लोग हैं वो आयुष्मान जो स्वास्थ्य को लेकर के है, जैसा बता रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि भाई आयुष्मान भारत, आयुष्मान योजना है वो भारत के सभी लोगों के लिए हो। अभी उसमें पर्टिकुलर एक वर्ग शामिल है, लेकिन आने वाले टाइम में आयुष्मान भारत को सभी लोगों के लिए लाने की तरफ पूरे प्रयास हैं, और उसके लिए ही हमारी बहुत बैठकें भी हो चुकी हैं। हमारा ये प्रयास रहता है केवल प्रलोभन ना दिया जाए, उसका रेवेन्यू मॉडल भी तैयार हो, उसके लिए जो एक स्ट्रेटजी है वो भी तैयार हो, पैसा आएगा कहाँ, लगेगा कैसे और रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यू निर्बाध ये चले जब तक कि सस्टेनेबल नहीं हो जाए चीजें। तो ये करना होता है। ये केवल चुनाव की दृष्टिकोण से रेवड़ियों की तरह कोई भी चीज हम न तो कल ले रहे हैं न आज ले रहे हैं, और किसी भी हालत में नहीं। हम कह रहे हैं कि हर चीज नैतिकता से करो। विकसित भारत जो हमारा संकल्प है वो उसी के कारण हासिल हो सकता है जब ये देश के लोग मान सम्मान और नैतिकता के साथ आगे बढ़े। जी अटल जी, क्वेश्चन है, पूछ लूं आपसे। 450, हाँ पूछिए ना, आप क्यों नहीं पूछिए। हरियाणा क्यों नहीं मिल रहा है? कहाँ पर इतना सस्ता डीजल पेट्रोल राजस्थान में क्यों नहीं मिल रहा है? जब सारी देखिए ऐसे आयुष्मान भारत पूरे देश में लागू करने की बात है, तो ये वाली योजनाएं भी पूरी देश में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, सिर्फ राजस्थान के लिए? या ऐसा मैं यही तो बोलने की राजीव जी, नहीं वहां पे आप वो कर रहे हैं, वेट कम कर रखा है, तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ भी फिर करिए, ये होने वाला है। देखिए ऐसे नहीं, अभी 10 दिन तो राजीव जी 10 दिन तो मंत्री बने हुए, एक बार बैठक हो जाने दीजिए, एक बार विधान जिता तो हमने नहीं, एक देखिए किसी भी चीज बिल्कुल जिता दिया, और थोड़ा बहुत डिले हो भी सकता है, लेकिन जो हो वो सही हो, लॉन्ग टर्म में हो। यो नहीं कि मान लो हम बहुत तेजी से आनंद फानंद में कुछ बनाते और फिर कहते नहीं साहब ये हम वापस बदल रहे, तो ज्यादा ये बेकार स्थिति होती। आप 5-10 दिन ज्यादा डिले हो गए, लेकिन डिले होने पे अगर कोई चीज सस्टेनेबल हो तो वो ज्यादा अच्छी है। आप ये देखिए कि मैं कह रहा हूं वैट जो कम करना था वो यूपी में, हरियाणा में, एमपी में, वो क्या सस्टेनेबल नहीं था भाई? वहां पे कर रखा है, यहाँ भी कर दो। यहाँ 450 में सिलेंडर दे रहे हो, आप दे दो। देखिए बहुत बार ये अभी ये बैठकें भी हो चुकी, और यहाँ पर भी सस्ता होने वाला है। आप भी जानते हैं ये बात, सभी अपन जितने भी पैनल में हैं वो सब जानते हैं कि ये सस्ता होना तय है। अब इसके अंदर कुछ 10-15 दिन की डिले है तो वो है क्यों कि उसके अंदर नहीं, इसके अंदर मीना जी नहीं किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं मैडम, रेवेन्यू मॉडल्स तय किए जाते हैं। कोई भी वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री, देखिए वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री बैठेंगे, उनके सहयोगी सुनिश्चित होंगे, उसके बाद रेवेन्यू उसको देखा जाएगा और फिर ये तय कर दिया जाएगा कितना बाहर आ रहा है। ये एक बात बताइए, पैसा आपके घर में आपको पता ही नहीं और आप कुछ भी खर्च कर दो, कैसे भी कर दो, ये कैसे संभव है? ये तो पक्का हो जाता है तय कि भी करेंगे, इस मद के अंदर ये काम करना सुनिश्चित है, लेकिन कैसे और कब, इसके लिए थोड़ा बहुत इंतजार वाली बात है, थोड़ा सा सब्र रखिए, धैर्य वाली बात है, ये होगा और जल्दी ही होगा, मैं इतना ही कह सकता हूं। अच्छा अटल जी, मेरा सवाल ये था कि लोकसभा चुनाव की तारीख थोड़ी जल्दी भी हो सकती है क्या? देखिए मैम, फिर ये वो सवाल आप मेरे से कर रहे हैं जिसका कि मैं उतना अभी उस स्थिति में नहीं हूं जो आपका जवाब दे सकूं। ये सारी प्रक्रियाएं, अगर आपको ये सवाल के उत्तर चाहिए तो आप हमारे केंद्र में जो भी हमारे नेशनल प्रवक्ता हैं या जो भी इसके अंदर इस बात को तय करने वाले, उनके पास आप इस सवाल को रख सकते हैं। मेरी अभी इतनी वो नहीं। कहा था ना कि आपके यहाँ संवाद होता है, दोनों तरफ से सुना जाता है, बोला जाता है, तो मुझे लगा कि आपके पास भी जानकारी होगी कि भाई कब तक नहीं, बट ये संवाद हो रही है,
लेकिन कोई बात नहीं है, अभी आपके पास जानकारी नहीं है, यही इसी बात को विराम देते हैं अटल जी। और स्वाभाविक है, समझ में आ रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर तय होगा, अभी पार्टी की लाइन के स्तर पर और पार्टी के स्तर पर स्टेट में इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर लोकसभा की तैयारियों में जुट गए सब लोग, मुख्यमंत्री और पूरे विधायक, कार्यकर्ता, सभी, समझ में आता है। पंकज शर्मा जी, एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा है जिसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने पक्ष में आजमाने की कोशिश कर रही है, और आजमाया हुआ है ये, तो इसलिए आजमाने की बात नहीं है, अब तो माहौल है, लहर बनाने का प्रयास हो रहा है। इस लहर के खिलाफ आपकी पार्टी जो यात्रा निकालने जा रही है, न्याय यात्रा, उससे 25 में से कितनी सीटों पर आप असर देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि राम सृष्टि भी है और राम दृष्टि भी है, और राम हम सबके लिए पूजनीय है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने पिछले कुछ सालों में भगवान राम का जिस तरीके से लगातार सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए प्रयोग किया है, वो किसी भी तरीके से सारगर्भित नहीं है। आप देखिए, देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन पर इस समय बात की जानी चाहिए। बेरोजगारी इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है, पिछले कुछ समय में लगातार बेरोजगारी दर बढ़ रही है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, और जो वादे 2014 में ये लोग करके आए थे सत्ता में, 2 करोड़ नौकरियों का वादा हो, डॉलर की रेट की बात करनी हो, महंगाई की बात करनी हो, बुलेट ट्रेन चलाने की बात करनी हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात करनी हो, सबको घर देने की बात करनी हो, गंगा की सफाई करने की बात करो, काला धन वापस लाने की बात करनी हो, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात करनी हो, तो ये जितने भी वादे थे, इन्होंने किसी ने भी इसको पूरा नहीं किया। और एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में है कि कोई अब बीजेपी से सवाल भी नहीं करता है कि जिन मुद्दों के लिए आए थे, उन मुद्दों को क्यों इन्होंने पूरा नहीं किया। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये चाहें तो चुनाव, जो कि आप अभी लगातार डिस्कस कर रहे थे कि ये चुनाव क्या पहले होंगे, डेफिनेटली पहले कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि काम के नाम पर ये कभी भी चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन एक चीज आप सबको समझनी पड़ेगी कि 38 to 40% वोट शेयर इनको मिला था, अभी भी 60% जनता है जो इनके जुमलों में, झांसों में बिल्कुल नहीं आती है। सबके लिए राम पूजनीय है, हम, मेरे लिए है, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों के लिए पूजनीय है, लेकिन लगातार जिस तरीके से सिर्फ राजनीति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, आज देश के किसी भी मीडिया ग्रुप ने जो लगातार शंकराचार्य बोल रहे हैं कि किस तरीके से, हम सब लोग जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा किस तरीके से होती है, निर्माणाधीन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसका मंदिर भी पूरा नहीं बना है, किस तरीके से जो शास्त्र सम्मत चीजें होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही है। लेकिन उसका विरोध कोई नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरीके का माहौल पिछले 7-9 सालों में, 10 सालों में इन लोगों ने बना दिया है कि विरोध करने वालों के पीछे ईडी, सीबीआई, उनको हर अलग अलग तरीके से हैरेस करना, और अगर जो टूट जाए उसके बाद अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। तो जिस तरीके की रणनीति पे लोग काम कर रहे हैं, वो एक लॉन्ग टर्म की रणनीति तो नहीं है। एक चीज मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि हम चुनाव जीतेंगे, हारेंगे। बीजेपी के सारे गुण और अवगुण आप बता रहे हैं, लेकिन चुनाव तो कांग्रेस को लड़ना है, आप कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा में 5 साल आपकी सरकार थी, आपके पास राज्य में काम करने का बहुत बड़ा अवसर था, जनता ने मैं आपको दोहरा देता हूँ, मैं आपको दोहरा देता हूँ अगर मुझे आप 2 मिनट अपनी बात रखने का मौका मिलेंगे, कि किस तरीके से इनका दोहरा चरित्र, मैं आपके सामने केवल 2-3 बातें रखना चाहूंगा। आरएस का मुख्य परीक्षा जो है, यही राजेंद्र राठौड़ जी और किरोड़ी लाल मीणा जी लगातार, सतीश पूनिया जी लगातार ट्वीट करते थे, युवाओं की बात करते थे जब हमारी सरकार थी, और हम लोग तो सुनते थे युवाओं की बात, लेकिन ये बातें करते थे, ट्वीट करते थे। और आज जब इनकी सरकार है, ठंड में रात को पुलिस का प्रहार ये लोग करवाते हैं। दूसरी तरफ 140 से ज्यादा गायें मर चुकी है पिछले 2-3 दिन में, लेकिन इनके मुंह से जो लगातार सनातन की बात करते हैं, हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, उस पर सवाल, उस पर कोई कार्रवाई तक नहीं होती है, कोई जिम्मेदारी तक तय नहीं होती है। तो जिस तरीके से इनकी कथनियों करनी में, और मैं आपको एक फिर बात बता देता हूँ, ये जो पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बात करते हैं, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन ये चुनाव से 5 दिन पहले करेंगे, चुनाव जीतने के बाद वापस बढ़ा देंगे, क्योंकि इन्होंने ये किया है। और दुर्भाग्य ये भी कि जनता इनके झूठे झांसों में आगे लगातार इन्हें चुन भी रही है। ये हमारा फेलियर है, मैं आपके साथ में एडमिट भी कर रहा हूँ कि हमारा फेलियर है, किन तरीके से झूठे झांसे हम लोग नहीं दे पा रहे जनता को, ये हमारा फेलियर है। लेकिन हमारी जो सच्चाई की राह है उस पर चलेंगे, चुनाव हारे या जीते वो बात की बात है, लेकिन जिन मुद्दों को, जनता के जो मुद्दे हैं उन पर काम लगातार करते रहेंगे। आप तो जनता के जो है उस पर ही सवाल उठा रहे हैं कि जनता की सोच समझ जो है वो बीजेपी जैसे चाहती है वैसे कर लेती है। आप जनता तक पहुंच नहीं पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, अपनी बात जनता को कन्वे नहीं कर पा रहे, तो असफलता आपकी है कि जनता की है? नहीं, मैं, आपने शायद सुना नहीं, मैंने कहा कि हमारा फेलियर है।
कि इन लोगों का जो झूठ है वो अच्छे से कन्विंस कर पा रहे हैं, हम हमारे सच को भी कन्विंस नहीं कर पा रहे। जी चलिए, अच्छी बात है, ये आप ईमानदारी स्वीकार कर एक बात कह दूं पंकज जी, फेलियर पे भी है ना कुछ अपनी टिप्पणी जोड़ रहे हैं। फेलियर को बस एक्सेप्ट करो, उसके साथ कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं कि हमारा सच झूठ, ये नहीं। बस आप फेल हो, आपकी स्ट्रेटेजी फेल है, आपका जनता के साथ संवाद नहीं है, ये सत्य है। पंकज जी इस फेल हुई परीक्षा में अब पास होने में समय कम है, और इसीलिए चर्चा कर रहे हैं आज हम कि लोकसभा में आपकी विफलता को सफलता में बदलने के लिए आपका राज्य का नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व क्या तैयारी कर रहा है, क्या सोच है, क्या रणनीति है, क्या स्ट्रैटेजी है कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर जनता को साथ ले रही है और तमाम बीजेपी को साथ लेना आ रहा है, मीडिया भी पूरा बीजेपी के साथ है, आपने ये भी कह दिया, तो फिर कांग्रेस पार्टी के साथ कोई नहीं है, ना जनता है, ना मीडिया है, ना लोग है। नहीं देखिए, मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी ने वाकई में कुछ किया होता तो जो पिछले 10 सालों में उनके काम होते उस पे वो वोट मांगती, वादों पे वोट मांगती। पंकज जी नहीं जी, नहीं मैं दोहरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरी बात तो मैं अपनी रख दूं, या तो मैं अपनी बात ही नहीं रखूं फिर, कि जो वादे वो करके आए थे, अगर उनके एक्चुअल में चुनाव लड़ना है तो वो जो वादे करके आए थे 2014 में चुनाव में, क्योंकि लगातार 10 साल से उनकी सरकार है, तो उन वादों को तो कम से कम लोगों को, जनता को अपना रिजल्ट दें, वो अपना बताएं कि डिक्लेरेशन किस तरीके से किया है। तो अब ये तो सबको पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, आपको भी पता है, पैनल में बैठे हुए हर आदमी को पता है कि किस तरीके से वो पेट्रोल डीजल के दामों पे आए थे। क्रूड ऑयल की रेट आज इंटरनेशनल मार्केट में सबसे कम है, 70 रुपए उस समय दाम हुआ करते थे, 110 रुपए से ज्यादा दाम है, लेकिन ये काम कम करने को नहीं, पूरी दुनिया जानती है 45% से ज्यादा पैसा इन्होंने कमा चुके हैं उसमें, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इनको मुनाफा हो रहा है, फिर भी पेट्रोल कंपनियां, डीजल कंपनियां क्यों मुनाफा कम करने को, रेट कम करने को तैयार नहीं है? पंकज जी इनको क्या, किसको मुनाफा? अटल जी एक मिनट, मैं ये पूछ रहा हूँ पंकज जी, फिर कांग्रेस 2014 से क्या कर रही है? अगर ये झूठ बोल रहे हैं, ये सारी चीजें गलत बोलते हैं, जो वादे हैं सब झांसे हैं, तो फिर कांग्रेस क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है? वो 14 से चुप बैठा है, वो क्यों नहीं जन जागरण पैदा करता है? जनता आपकी बात या तो नहीं सुनती या जनता तक जाते नहीं है। नहीं, डेफिनेटली सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे में कमी रही कन्विंस करने में, जनता को कन्विंस नहीं कर पाए, लेकिन जो सच है वो सच है। पूरी तरह से आप लोग फेलियर रहे हर चीज में, क्योंकि ना आपने कोई जन आंदोलन चलाया बीजेपी के खिलाफ, ना आपने सरकार के खिलाफ कभी जनता के पास गए, ना जनता की बात सुनी, आप अपनी नहीं, हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन हमारे जो प्रदर्शन को कुचलने का काम लगा। राजीव जी, आपको एक एग्जांपल देता हूं, इन्होंने अपनी बात लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, अपनी बात रख के कंप्लीट करूंगा। किस तरीके से ये जनता के प्रतिनिधियों को कुचलने का काम करते हैं, आप देख लीजिए कि लगातार जितने भी अलग अलग पार्टियों के बड़े नेता, उन्होंने लगातार उनके पीछे ईडी सीबीआई लगाकर उनको झूठे मामलों में फंसाने का काम है। आपने राहुल गांधी जी का देखा जिसमें सदस्यता कैंसिल की, संजय सिंह जो लगातार आवाज उठाते उनको अंदर करने की बात हो, महुआ मोत्रा हो, इसके अलावा कई नेता हैं जिनको लगातार एक्सपेल करने की कोशिश की, लगातार उनको निष्कासित किया। और आप देखें ना, कहाँ उठाएंगे हम, संसद में उठाते हैं तो ये निलंबित कर देते हैं, जो आरोपी होते हैं उनको पकड़ते नहीं है, सड़क पे होते तो हमें कुचल देते हैं। किस तरीके से करें, मीडिया हमारी बात उठा नहीं रहा है, जो टूल है, और इनका डेफिनेटली इनके पास जो रिसोर्सेज है, मैं आपकी बात सर एक मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर दूं, जो रिसोर्सेज इनके पास डेफिनेटली ज्यादा है। किस तरीके से ज्यादा है कि भले वो मीडिया को इन्फ्लुएंस करने की बात हो, सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करने की बात हो, क्योंकि सरकार में ये है तो सदन में भी हमारी बात हम लोग नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि सड़क पे पुलिस इनकी है, इनकी संस्थाएं सारी इनकी है, ईडी सीबीआई, तो जिस तरीके से भी कुचल सकते हैं इन्होंने लगातार कुचलने का काम किया है। डेफिनेटली हम और तीव्रता से और आत्म के साथ हम लोग आगे आए और अच्छे तरीके से बात रख पाए, इसकी कोशिश हम लगातार करें। इसी का नतीजा है कि भारत जोड़ो यात्रा हम लोगों ने निकाली, अब न्याय यात्रा को लेकर हम जल्द कल से आप लोगों के बीच में होंगे, जनता के बीच में होंगे। अब ये जनता को तय करना है कि उनको सच को चुनना है या झूठ को चुनना है। पंकज जी, आप कह रहे हैं बीजेपी के पास रिसोर्सेज ज्यादा है। देखिए 65 साल देश पे राज आपने किया है, कांग्रेस ने किया है, रिसोर्सेज किसके पास ज्यादा होने चाहिए थे? और दूसरी बात, अगर किसी को ईडी पकड़ती है या इनकी पुलिस है, ये पुलिस से लोगों को दबाव पड़वाते हैं, तो क्यों नहीं विपक्ष एक होता है? आज अगर आम आदमी पार्टी के किसी नेता को जेल में दिया जाता है
तो उधर से कांग्रेस से रिएक्शन आता है कि नहीं किया होगा कुछ, सबूत देंगे जब देखेंगे। आज पश्चिम बंगाल में मंत्रियों के अगर ईडी की रेड पड़ती है तो उधर अधीर रंजन चौधरी कहते हैं नहीं बहुत अच्छा हो रहा है, ये तो टीएमसी वाले तो हैं ही गलत। अरे जब तक आप लोग एक नहीं होगे तो आप बीजेपी को दोष क्यों देते हो? राजीव जी नहीं राजीव जी, राजीव जी नहीं प्रतिकार नहीं राजीव जी, अगर गलत तरीके से किसी ने धन इकट्ठा कर रखा है, चाहे वो टीएमसी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, और वो पकड़े जाएंगे तो ईडी और इनकम टैक्स ही पकड़ेगा इनको, और कौन पकड़ेगा? अगर गलत तरीके वालों को ही पकड़ना था तो फिर अजीत पवार को 72,000 करोड़ का देके और अगले दिन उसको पाक साफ क्यों कर दिया? देखिए वो सारी पाक साफ, देखिए राजीव जी पाक साफ नहीं किया गया है, अभी भी चल रहा है, पाक साफ कभी भी धुल गए, पाक साफ किसी को भी नहीं किया गया है, कभी भी नहीं किया गया है, वो कर नहीं सकते। सीएम क्यों बनाया? नहीं बिल्कुल देखिए जिसपे आरोप साबित नहीं हो, अजीत पवार हो, नारायण राणे हो, लगातार घोटालों में नाम आते रहे और आप लोगों की बीजेपी पार्टी में आते हुए धूप के धुले हो गए। तो जिस तरीके का दोहरा चरित्र लगातार आप लोग प्ले कर रहे हैं ना, वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। उन पे अभी आरोप साबित नहीं है, उनको क्यों जेल में रखा हुआ है? देखिए सर ईडी, हाँ बताइए, ईडी और वो सीबीआई सब देखिए जिस तरीके से सत्ता के साथ चलती है वो सबको जग जाहिर है, सब कुछ है। मैं तो सिर्फ कांग्रेस वालों को कह रहा हूं कि कांग्रेस वाले उस चीज को, उन मुद्दों को भुनाने में, उन मुद्दों में अपना पक्ष रखने में, विपक्ष को एकजुट करने में पूरा विपक्ष जो है वो विफल रहा है। और वही वजह है कि आज बीजेपी इतनी पावरफुल होके अपनी सारी बातें चला रही है। अगर ये एक होते, ये कायदे से सबके बीच में जाते तो ऐसा होता नहीं। जाते कैसे? राजीव तिवारी जी सवाल ये है कि ईडी आपके और मेरे घर तो नहीं पहुंच रही है, तो ईडी जिनके घर पहुंच रही है उन्होंने कुछ न कुछ किया है। आप मोदी जी के खिलाफ चलाइए थोड़ा कुछ, मोदी जी के खिलाफ चलाइए थोड़ा कुछ। पंकज आपके घर भी पहुंचेगी। पंकज जी 42 मिनट कार्यक्रम को हो गए हैं और उसमें आपने कितनी देर बोला है, जरा कार्यक्रम वापस चलाकर देख लीजिएगा। और उसके बाद ये बार बार बोलना बंद कर दीजिए कि मीडिया हमें बोलने का मौका नहीं देता है। मीडिया ने आपको खूब बोलने का मौका दिया है, आप खूब बोले हैं, आप विपक्ष की भूमिका को उचित ढंग से निभा नहीं पाए क्योंकि विपक्ष में रहने की आपको आदत ही नहीं थी। बिना रिसोर्सेज के, बिना संसाधनों के कांग्रेस पार्टी ने रहना सीखा नहीं था। जमीन पर आंदोलन कैसे खड़े किए जाते हैं, कांग्रेस ने अपने लिए आलीशान 5 स्टार कार्यालय नहीं बनाए कभी। कांग्रेस के पास तो खुद का कार्यालय तक नहीं है। अगर रिसोर्सेज का मिसयूज करते हैं तो हम लोग अपने तक भी कराते ना। पंकज जी प्लीज सुरेश कलमाड़ी, एक लंबी लिस्ट है आपकी सरकारों में, आपके मंत्रियों के क्या हुआ आरोपों का? बरी है वो, इन्हीं की सरकार में बरी हुए। आप ये भी तो देखेंगे ना कि आरोप सिद्ध हुए या नहीं हुए। आपने कैट का किया था ना, कैट में क्या हुआ? आरोप से फ्री हुए ना, तो जो आरोप लगाए वो, अगर वो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, आपके तमाम नेता लगातार मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं इस देश में। आज भी राम मंदिर के मोदी के खिलाफ बोला जा रहा है, ऐसा थोड़ी है। बोलने की क्षमता होनी चाहिए, खिलाफ बोलने वाले बोल भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की सशक्त भूमिका निभाई होती और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, बाकी विपक्ष पूरा एकजुट होकर भी, अगर राजीव तिवारी जी जो बात कह रहे थे एकजुट नहीं हो पाया तो उसके कारण समझ में आते हैं। सबके तार कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, टूटे हुए हैं, गिरे हुए हैं। इसलिए जैसे ही ईडी की बात आती है सब सरेंडर कर देते हैं। सवाल ये भी तो है, आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे? इसलिए अगर आप जनता के बीच जा नहीं पा रहे, इसी जनता ने आपको 2018 में राज्य दिया था, आपको सरकार दी थी, आप 5 साल थे आपके पास, रिपीट का आपके पास मकसद होता, आप ठीक से काम करते। सरकार में जिस तरह से खुलेआम कहा जा रहा है जितना भ्रष्टाचार हुआ नहीं होता, आप जनता के बीच में रहते तो आज आपको ये कहना नहीं पड़ता। ना तो आप जनता को उलाना दे सकते, ना आप मीडिया को उलाना दे सकते। आप अपने भीतर झांकिए, आपके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कैसे झगड़े कर रहे थे, सड़क पे कैसे एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, कैसे जनता नहीं तो अभी वसुंधरा जी, नहीं मेरी बात कंप्लीट कर लेता हूँ। अभी वसुंधरा जी पिछले कुछ समय से लगातार बीजेपी के कार्य से नदारद है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, कि आप हमारे ऊपर आरोप
महेश शर्मा जी के पास जाऊंगी मैं। ये आरोप अटल खंडेलवाल जी पे भी लगते हैं, बीजेपी पे भी लगते हैं, ऐसा नहीं है। आप प्लीज अंडरस्टैंड कि सिर्फ आप मीडिया को, लोगों को, इनको झूठा बता के आप कितने दिन तक बोलते रहेंगे? तथ्यों के साथ आइए, ग्राउंड रिपोर्ट्स के साथ आइए। आपकी कैंडिडेट्स की लिस्ट 50-25 जो लोकसभा में होगी, वो कौन होंगे, वो कैसे मजबूत होंगे? आप अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक पिच पर कैसे लाएंगे? अलायंस के साथ जाना है, नहीं जाना है? मुद्दे तो ये हैं। और जनता के बीच में वर्कर को कैसे काम करना है, मुद्दे ये हैं। राजीव जी जो बात कर रहे हैं, आप कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रहे, मुद्दा ये है। और कैसे खड़ा करेंगे? आज आपका विपक्ष का नेता ही नहीं है। सवाल पूछते हैं तो कहते हैं विपक्ष, विधानसभा शुरू होगी तब विपक्ष का नेता आ जाएगा। अरे विधानसभा के भीतर थोड़ी विपक्ष का नेता काम करता है, बाहर भी कुछ काम करता होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज बड़े बिखराव पर है। इस बात को स्वीकार करने की जरूरत है। स्वीकार करेंगे तो आत्मचिंतन करेंगे तो सुधार भी होगा। महेश शर्मा जी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा निकल रही है और एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास इस वक्त पूरे देश में, ना सिर्फ राजस्थान में, ना सिर्फ हमारे आसपास के राज्यों में, पूरे देश में इस वक्त कांग्रेस की जो स्थिति है, उसका असर आप राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव के नतीजों पर देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं कोई जो पुरानी घटनाएं हैं उनका आधार तो होता ही है, और वो जो चीजें जो बनी हुई हैं वो कहीं ना कहीं मतलब बाधा तो उपस्थित करती है। अब आप ये देखिए कि राहुल गांधी जिस एरिया से मतलब क्या उनकी पदयात्रा का जो मार्ग है, वहां किन किन स्टेट से निकलेगी? वो स्टेट्स वही है जहां पे कांग्रेस वीक है। तो कांग्रेस का पुनरुद्धार या पुनर्जीवित करना या उनको मतलब क्या कहते हैं जनता से जोड़ने, यही तो वो कर रहे हैं। अब उसका परिणाम क्या आता है, किस रूप में आता है, तो वो अपनी कांग्रेस अपनी तरफ से अपने इनडायरेक्ट में वो इंडिया में भी सहयोग की बात कर रही है, तो दूसरी ओर अपनी मतलब आधार को भी मजबूत करती हुई आगे बढ़ रही है। क्योंकि कोई टाइम पे पूर्वोत्तर का अगर देखें, पूर्वोत्तर को, और ये जो मध्य के जो हिंदी बेल्ट है, उसमें मतलब क्या कहता है कांग्रेस का अच्छा वजूद था, उनकी सरकारें थी, वो किस तरह से चली। इसके पीछे अगर जाए तो ये सब के सब सुविधा भोगी हो गए हैं। जितने भी दल हैं जिनमें जो आज एकाक क्यों नहीं हो पा रहा है, सुविधा भोगी है, कार्यकर्ताओं की कमी है। कार्यकर्ता ईमानदारी से काम नहीं करने को तैयार है, और बीजेपी की सफलता का कारण भी है कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता जमीन से जुड़ के और पूरे मतलब क्या कहते हैं जिसे उससे एक झील से मतलब क्या कहता है साथ जुड़ता है, तन मन से जुड़ता है जी। ये इनमें दोनों में डिफरेंस है, यहाँ के कार्यकर्ता और दूसरे पार्टी के जो कार्यकर्ताओं में ये है कि वो है कि सत्ता के अगर सभा भी करवाएं तो उसमें सभा के लिए आयोजन में ही इनको मतलब पसीने छूट जाते हैं। कह रही है पार्टी के इनके अपने अपने बातें हैं, अपने अपने मुहिम है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस और ये जितने भी दल हैं वो अपने कहीं न कहीं जो इनके कांग्रेस के जो दूसरे धड़े से जो अलग हुए, ममता हो चाहे वो पवार हो या जो भी है, इनके अपने इश्यूज हैं, अपने आधार हैं, ये अपने अपना वजूद बनाए हुए एक एक स्टेट में इनका प्रभुत्व है। ये कैसे भी कर लेंगे, बीजेपी को टारगेट करेंगे, मेन इनका ये लक्ष्य है और होना भी चाहिए। जब टारगेट आप करेंगे तो कार्यकर्ता कहां से लाएंगे? आरोप लगा करके छूट जाए, ईडी कोई कार्रवाई करे, आप ये कह देंगे मीडिया तो वही कर रहा है, जो हो रहा है वो दिखा रहा है, उधर वो धूमधाम दिखा रहा है, वो हो रही है जो उसको भी दिखा रहा है, और जो ईडी की कार्रवाई हो रही है वो भी दिखा रहा है, और इंडिया की जो बैठकें हो रही है उसमें कंप्रोमाइज जिस तरह से हो रहे हैं सीटों के बंटवारे को लेकर के, सहमति, आम सहमति, संयोजक बनाने की सबकी चीजें, तो ये रिफ्लेक्शन किसका जा रहा है? कोई मीडिया थोड़ी कह रहा है कि मतलब आप तो मतलब जो है विपक्ष जो है वो तो आपस में लड़ता रहे और मतलब वो बीजेपी का और बीजेपी अपना काम करती रहे। वो ये तो नहीं कर रहा है, वो अपनी तटस्थता के साथ सारी चीजें जो हो रहा है जो उसको दिखा रहा है। तो ये मीडिया पे अवांछित रूप से ये आरोप लगा कि साहब क्या कहता ना वो एक ही पक्ष को लेकर के दे। हो सकता है कि कोई मतलब ज्यादा व्यक्ति विशेष है या मतलब जो भी है
उसका झुकाव हो सकता है, उसकी विचारधारा से झुकाव होने रिफ्लेक्शन आ जाता है क्योंकि जो अपनी यहाँ एंकरिंग जो करते हैं दूसरे चैनल्स में, तो उनसे मालूम पड़ जाता है कि ये किधर जा रहा है, ये किधर कर रहा है। लेकिन हमें अपने जो भी अगर राजनीतिक दल जो अगर मैदान में सही करता है तो उनको कार्यकर्ताओं का बल मिलना चाहिए और साथ साथ ही मुद्दे ऐसे उठाने चाहिए जो आम जनता से जुड़े हुए हों। विपक्ष में जो भी पार्टी होगी वो जब तक जन आंदोलन से जनता की मतलब क्या कहता है ना, उनकी दुख सुख में मतलब क्या कहता है साथ भागीदारी नहीं करेगी और ऐसे जो स्थायी हल वाले कोई मुद्दे हों उनको उठाने का प्रयास नहीं करेगी। कहीं ना कहीं हम किसी चीज को हम कहते तो हैं लेकिन उस पर पूर्वाग्रही खुद भी है अंदर, तो इसलिए प्रभावशाली तरीके से उनको उठा नहीं पाते। आपने जैसे मान लीजिए जातिवाद को जातीय आधार पर मतलब क्या कहते हैं जो टिकट बांटते हैं या वगैरह सब कहते हैं, लेकिन करते कौन है? सारे के सारे दल करते हैं। लेकिन बोलेंगे जो तो आपने जातिवादी, आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आप और दूसरी बातें कर रहे हैं। तो ये आपके जो मुद्दे एक हो करके आपको एक साथ अगर उठाएं, मतलब बेरोजगारी को उठाए, महंगाई को उठाए, जब तक विपक्ष इसको दृढ़ता के साथ नहीं उठाए, एक मत होकर के नहीं उठाए, तो ये बात होगी। लेकिन वो वाली जो है झील, आपका मकसद क्या है? आपका मकसद ये बीजेपी को हटाना है या मोदी को हटाना है? आपका लक्ष्य वो है। आपका लक्ष्य ये नहीं है कि आपने देश को कहाँ लगा आगे बढ़ाना है। आपको देश को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास क्या योजना है? बिल्कुल, आप उनसे बेहतर को प्रदर्शन करो, तब तो आप आगे भी बढ़ोगे। बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, जनता के दिलों पर राज करना है। आज नरेंद्र मोदी अगर उसमें कामयाब है तो वो कामयाब क्यों है, इस बात को समझने की जरूरत है। इस देश में कांग्रेस पार्टी ने सबसे लंबा शासन किया है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ दिग्गज नेताओं को देश के अलग अलग हिस्सों में सिनाकों पर बैठाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो स्वरूप राजस्थान में पिछले 5 सालों में देखने को मिला, श्याम सुंदर शर्मा जी, क्या लोकसभा चुनाव पर भी ये जो दोनों बड़े नेताओं की जो रार है, टकरार है, ये असर डालेगी? मीना जी, क्योंकि जिस एकता नहीं है, जब भी तो असर तो डालना नेचुरली है कि किसके कैंडिडेट खड़ा होगा, कोई कैंडिडेट किसके पक्ष में जाएगा नहीं जाएगा। ये आपने विधानसभा के चुनाव में देखा कि सचिन पायलट के पक्ष में अशोक गहलोत नहीं गए और अशोक गहलोत के पक्ष वाले में सचिन पायलट नहीं गए। साफ था, सामने दिख ही रहा था। लेकिन जिस प्रकार से अटल जी बार बार कह रहे हैं कि राम जी के सहारे हम चुनाव जीत लेंगे, अब तो मैं तो सुन रहा था कि मोदी जी के सारे चुनाव जीतोगे। आपने तो कहा मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि करणपुर का चुनाव जब देख चुके ये कि परिणाम इनके पक्ष में नहीं आया, तो अब ये कहने की स्थिति में नहीं बन रहे मोदी है तो मुमकिन है, जनता है तो मुमकिन है। ये कहना नया तरीके से, राम जी है तो मुमकिन है। अब देखिए जिस प्रकार करणपुर में आप क्या कहोगे, करणपुर में तो आपने देखा, आपने मंत्री बनाया, नैतिकता सब कुछ करके दिखाई कि नहीं नहीं, नैतिकता भी कुछ नहीं कहती है, हम तो चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन ठीक है, चुनाव जीतना आपका मकसद था, लेकिन जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। अब देखिए राजस्थान में 20% वोटों की अंतर है। अब कांग्रेस निश्चित तौर पर सारी सीटें चुनाव लड़ेगी, निश्चित तौर पर अलायंस होगी नहीं होगी अभी कुछ तय नहीं अलायंस, क्योंकि सचिन पायलट ने अभी से कहना शुरू कर दिया कि अलायंस की जरूरत नहीं है। वो छत्तीसगढ़ में तो अधिकार रखते हैं कहने का, लेकिन राजस्थान में पूरी तरीके से अधिकार रखते नहीं रखते, कि अलायंस कमेटी तय करेगी। कांग्रेस ने एक अलायंस कमेटी बना रखी, वो तय करेगी कुछ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले से ही इस तरह का विवाद आकर खड़ा हो जाता है। अब अटल जी के कितने लोगों की टिकट काटे जाएंगे अभी तो तय होना बाकी है। अब आप देखिए जयपुर में अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ी घोषणा कर दी। अब जयपुर में अश्विनी वैष्णव क्यों आ रहे हैं, अब अटल जी जवाब दे सकते हैं तो ये जाने। लेकिन राजेंद्र राठौड़ कहाँ से चुनाव लड़ेंगे अभी तय नहीं है, राजसमंद से लड़ेंगे या कहाँ से लड़ेंगे, या बीजेपी उनको तय करेगी। जैसे सचिन के क्या सतीश पूनिया अजमेर से सपने देख लेंगे, क्योंकि उनके खुद के घर में तो उनकी वैल्यू नहीं है, उनके घर में तो चुनाव जीत की स्थिति में नहीं बन पा रहे। तो दूसरी जगह चलो जहां पर अटल जी के हो गया मोदी जी के नाम पर या राम जी के नाम पर चुनाव जीतेंगे हम, और बाकी की जो स्थितियां बन रही है। अब देखिए निहाल चंद मेघवाल को चुनाव लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे मुझे नहीं पता अभी क्या स्थिति बन रही है। इनके यहाँ भी 15 बदलेंगे 10 बदलेंगे, अभी तो तय होना बाकी है। देखिए पहली बैठक हुई है,
पहली बैठक में वही लोग आए जो चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर चुनाव लड़ने वाले अगर बैठक तय कर रहे हैं और चुनाव की रणनीति क्या होगी, तो स्वार्थों की पूर्ति में अटल जी बदलाव करने की जरूरत है। अरुण सिंह और केवल संगठन महामंत्री के माध्यम से आप चुनाव तय कर लोगे, तो कि केवल एक ये था कि कांग्रेस ने कमेटियां बना दी और बहुत सारी चीजें कर दी, इसलिए बीजेपी को भी अपना प्रदर्शन दिखाना है, इसलिए रिसोर्ट में जाने लग गए, क्योंकि सत्ता आ गई अब तो। अब आपको प्रधानमंत्री तो भाजपा कार्यालय में बैठक करते हैं, लेकिन बड़े नेता है इसलिए अब तो रिसोर्ट में जाएंगे, वहीं बैठक होगी। यहाँ बीजेपी कार्यालय में जगह कम पड़ रही होगी, पता नहीं, अटल जी जाने। लेकिन जिस तरह की स्थितियां बन रही है, हाँ चुनाव आ रहा है, नजदीक है, अब चुनाव की घोषणा होने से पहले हम तैयारी करनी भी चाहिए सारे राजनीतिक दलों को, क्योंकि अभी मैं फिर वही कह रहा था कि लाभ देने के बाद जो 1 जनवरी से 31 जनवरी को कह रहे हैं कि सबको लाभ दे देंगे, मुझे नहीं पता, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि सबके पास राशन कार्ड है ही नहीं। बहुत सारी चीजें अटल जी, आपको आप फील्ड में गए नहीं गए मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कह रहे हैं कि राशन कार्ड बनाने की प्रवृत्ति तो बंद हो गई। अब हम उसका लाभ जब भी दे सकते हैं जब राशन कार्ड होगा, या बाकी के को। अब ये कह रहे हैं कि अटल, अब देखिए आयुष्मान योजना कब लाएंगे, बजट आएगा जब भी लाओगे, और बजट जुलाई से पहले आना नहीं राजस्थान में, तो जुलाई तक आप किस आधार पर बेनिफिट दे पाओगे? क्या चिरंजीवी योजना का पैसा रुका हुआ है वो अलॉट करोगे नहीं करोगे? ये बहुत सारी चीजें जो दिखती है आपको अभी असर नहीं मालूम पड़ रहा, लेकिन कुछ सीटें जब चली जाएगी, क्योंकि जनता ने जो किया फैसला हम स्वीकार करते हैं। जैसे करणपुर में इन्होंने स्वीकार किया 25 की 25 सीटें जीतना एक चुनौतीपूर्ण काम है, ये कह देने से नहीं जीत पाएंगे। और क्योंकि 115 आपने जीती है और सत्ता आपकी आ जाने के बाद बहुत सारी बुराइयां साथ लग जाती है। ये सत्ता का खेल होता है सब जगह, जब सत्ता नहीं होती तो आप दृढ़ता से काम करते हो आगे। प्रधानमंत्री जी को बार बार आना पड़ रहा है, क्यों आना पड़ रहा है? पक्ष हैं, दोनों ही पक्ष हैं श्याम सुंदर शर्मा जी। सत्ता आने से आप चुनावी जो आपका कार्यकर्ता है उसका मोराल भी अलग होता है, बूथ लेवल पर आपका मैनेजमेंट अलग तरह से काम करता है। सत्ता नहीं होने पर निश्चित रूप से उसमें बदलाव होता है, फर्क होता है। लेकिन राजीव तिवारी जी, नहीं, लेकिन मीना जी अभी देखिए, मीना मैं कह रहा था, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता सेवा करने के लिए आता है, सेवा करने के लिए सरकार आती है। ये सब चीजें कहने में तो अच्छी लगती है, सत्ता में अगर भागीदारी नहीं दोगे आप कार्यकर्ताओं को, तो कार्यकर्ता कभी दरी बिछाता रहेगा। इसे नहीं होना चाहिए। अगर आपको विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। अब तो बीजेपी का कार्यकर्ता खुली आंख सपने देख रहा है श्याम सुंदर जी, तो विकेंद्रीकरण करके दिखाना पड़ेगा आपको, केवल कहने से काम नहीं चलेगा। और आपने सही कहा, वसुंधरा जी तो है ही नहीं, वाई भी नहीं, वो ये जानती है कि इस बैठकों से फैसला होना नहीं है। वो जब प्रधानमंत्री की बैठक में नहीं आई तो बाकी तो छोड़ो आप बातें, तो अंदर की चीजें बहुत सारी अटल जी नहीं बता पा रहे हैं, उनको बताना चाहिए क्या स्थिति है। राजीव जी, विधानसभा चुनाव में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो अपनी सोच में एकदम स्पष्ट था कि वसुंधरा राजे के आने से भले ही हमें 140, 150, 160 मिले, बिना वसुंधरा राजे के हम 110 आ जाएंगे तो हम सरकार बनाएंगे और हमें सिर्फ सरकार बनाने से मतलब है। अब लोकसभा चुनाव में 25 सीट से मतलब है, उन पर वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी से कोई असर आप देखते हैं? देखिए, हमारे और आपके असर देखने से कुछ नहीं होता, मोदी जी को देखना चाहिए कि असर होगा कि नहीं। जब तक उनके दिमाग में चीज नहीं आएगी कि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है चुनाव में, तब तक वसुंधरा जी जैसे विधानसभा में उनको उपेक्षित रखा गया, वैसे ही लोकसभा में भी उपेक्षित रखा जाएगा। हो सकता है इस बार तो चर्चाएं भी चल रही हैं कि दुष्यंत को टिकट भी नहीं मिले, तो बहुत सारी चीजें हैं सॉरी। तो मुझे अभी जब तक जैसा वो जिस तरीके का उनका व्यवहार है, अभी किसी मीटिंग में नहीं आ रही, प्रधानमंत्री की बैठक में भी वो जो कार्यकर्ता की बैठक थी उसमें भी नहीं आई वो, तो उससे तो यही लगता है कि अभी वो भी इस उधेड़-बुन में है कि मेरा क्या होगा। वो भी अपनी शक्ति का आकलन कर रही हैं कि मेरे होने नहीं होने से स्टेट में बीजेपी का क्या होगा। और केंद्रीय जो नेतृत्व है वो तो आकलन कर ही चुका है कि ये हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। तो अब वही है कि अब ये बैलेंस, लोकसभा चुनाव में भी वसुंधरा राजे के बिना ही पार्टी जाने के मूड में है अटल खंडेलवाल जी। इसी तरह से
वसुंधरा राजे आपकी उपाध्यक्ष हैं, पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, और उनके साथ ही आप चुनाव लड़ेंगे जैसा विधानसभा का चुनाव लड़ा था? देखिए, विधानसभा चुनाव में भी जहां जहां वसुंधरा जी की जरूरत पड़ी वहां वो हमेशा उपस्थित रही। वो हमारी वरिष्ठ है, उनकी स्ट्रेटेजी जब भी जरूरत पड़ती है वो अपनी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस देती है। पार्टी को जहां जरूरत होती है वो वहां आती है, वरिष्ठता के आधार पे आती है। अब मैं, जैसे राजीव जी ने कहा कि वो नहीं आई और आप सब भी, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपने ये जानने की कोशिश की कि हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो? मैंने तो पूछा भी था, तो मुझे तो पता है कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपने स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन क्या इससे पहले आपने ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई तबीयत खराब है या केवल वो चला के नहीं है? अटल जी, आपने तो लोगों से पूछा होगा, पैनल में बैठे हुए लोग सीधे भी उनसे बात कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि सब बिना पूछे नहीं, मैंने लोगों से, देखिए मीना जी, मैंने भी डायरेक्टली, मेरी ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने तो उनको, क्योंकि मेरे पास ये था कि मेरे को तो उनको कॉल ही करना था, तो इस कारण मैंने जाना। मेरे पास तो कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, इसलिए मुझे पता है कि उनकी तबीयत खराब है और इसीलिए वो अभी ऐसा है। और पहले भी देखिए, बहुत पहले, अगर 3 महीने विधानसभा चुनाव के पहले कुछ और बात हो रही थी, फिर कुछ और होने लगी, फिर वो दिखने लगी, फिर वापस से। तो विधानसभा चुनाव के दौरान एकदम साफ थी कि केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे को इस वक्त मुख्य धारा से दूर रखना चाहता है, और ये स्पष्ट बात पूरे चुनाव प्रचार के दौरान दिखी और चुनावी नतीजों के बाद भी ये स्पष्टता बनी रही। और केंद्रीय नेतृत्व की सामूहिक लीडरशिप की जो रणनीति थी उस पर उनको सफलता मिली, इसलिए लोकसभा चुनाव में भी वो उसी रणनीति से आगे बढ़ेंगे, ये भी साफ साफ समझ में आ रहा है। अब सवाल ये है कि 25 लोकसभा सीट पर इसका असर क्या होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही भीतर जो अलग अलग गुटबाजी है उसका क्या असर होगा, और उसका पार्टी ने कौन सा रास्ता निकाल रही है। बैठकों का मंथन जो आपके यहाँ चल रहा है उसमें और निकलेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश होती है कि आपको आपके आसपास जो कुछ हो रहा है उससे अवगत कराएं, और राजस्थान में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो शुरू हो चुकी है उसमें क्या कुछ चल रहा है ये जानने के लिए आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। हमारे एक दर्शक ने जो कमेंट बॉक्स में लिखा था, सुशील बॉस है, उनका कहना है कि कुछ भी तैयारी कर ले कांग्रेस पार्टी, आखिर में मोदी जो है वो जीत कर आएंगे। ये मोदी के भक्त हैं, प्रधानमंत्री या बीजेपी के समर्थक हैं, वो बीजेपी की जीत की यहाँ पर पैरवी कर रहे हैं। आप लोग भी जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के समस्याओं को और सुझावों को आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर साझा कर सकते हैं। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।